नमस्कार। न्यूज हाट के खास सेगमेंट सत्ता, साजिश और सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अश्विनी सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। वहीं हमारे बाएं तरफ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर रिपोर्टर सागर जी। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सत्ता, साजिश और सियासत में आज बात करेंगे रामेश्वर महतो की। क्या रामेश्वर महतो लौट आएंगे? उन्होंने यू टर्न ले लिया और क्यों लिया, इस पे बात होगी। और उसके बाद बात करेंगे एक चर्चित आईएएस अधिकारी जो अभी काफी चर्चा में बने हुए हैं, चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करने को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे हैं। सदन में भी उनके ऊपर जो है सो प्रश्न किया गया, जिसका जवाब मंत्री अशोक चौधरी ने दिया है। क्या दिया है जवाब और कहां तक है उसकी सच्चाई, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे नवीनगर के युवा विधायक चेतन आनंद की। सदन में गरज रहे थे और किसे कहा उन्होंने सूरमा भोपाली और किस चीज की याद दिलाई, ये भी चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार से। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं रामेश्वर महतो से और इसके लिए हम जाएंगे अजय सर के पास। क्या लगता है सर, रामेश्वर महतो वापस मतलब यू टर्न ले लिया अचानक? आज जो विधानसभा में दृश्य देखने को मिला और रामेश्वर महतो की जो बोली थी, है ना, उससे तो यही लग रहा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता और रामेश्वर महतो भी थक हार गए। अब वह जो है रालोमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तोड़ नहीं पाएंगे। मतलब अकेले अब हो गए? नहीं, तोड़ नहीं पाएंगे। मतलब अकेले होने के कारण तोड़ नहीं पाएंगे, ये तोड़ नहीं मतलब उनको पाएंगे। ये आभास हो चुका था। इसीलिए वह सदन में आज जो है उपेंद्र कुशवाहा की कसीदाकारी कर रहे थे, बिल्कुल जमकर तारीफ कर रहे थे। हालांकि एक वाक्य और था सर, इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि पिछले दिनों जब बजट भाषण चल रहा था तो चूंकि विधायक दल के नेता थे माधव आनंद, तो उनको जब बोलने दिया गया था तो उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया था उपेंद्र कुशवाहा का, और आज बार बार भर भर के नाम ले रहे थे रामेश्वर महतो। यही चीज तो हम बता रहे हैं कि रामेश्वर महतो जिन्होंने कसम खाई थी कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, विधायकी छोड़ देंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल, है ना। इसको कहे हुए मुश्किल से महीना 2 महीना हुआ होगा, बस ज्यादा दिन नहीं हुआ। जब जो है लिट्टी चोखा के पार्टी दिए थे उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास पर, उसी समय का वाकया है। और यह जो है चले गए थे तीनों भागकर। माधव आनंद इनकी ही पार्टी के विधायक हैं और एक है आलोक सिंह, जिनको जो है नेता बना दिया गया, है ना, प्रदेश अध्यक्ष। नेता तो है माधव आनंद, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और तीसरे बच गए थे रामेश्वर महतो। वह उसके बाद जब दोनों को जो मिल गया पद, तो ये मौन धारण कर लिया। बहुत दिनों के बाद सदन में उन्होंने जो उनकी मुखर आवाज दिखाई पड़ी और वह जो है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कसीदा कस रहे थे और साथ ही सरकार की भी जो खूब जमकर बढ़ाई की, खास करके स्वास्थ्य विभाग की। कहा कि यहाँ देखिए एशिया से बड़ा अस्पताल बन रहा है पीएमसीएच में, है ना, बहुत तरक्की किया। हमारा गांव का बता रहे थे वो कि हमारे क्षेत्र में एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। लालू जी के जमाने में गाय बकरी भैंस बांधा जाता था, भूसा रखा जाता था। आज चल के देखिए बिल्डिंग चमाचम है और वहाँ इलाज भी होता है, डॉक्टर भी रहते हैं। यही सब जो है विकास हुआ है इस सरकार में। उन्होंने सरकार की जमकर जो है तारीफ भी की और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की भी तारीफ की। महोदय प्लीज बैठिए आप। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से आपका 3 मिनट समय प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। मेरा माइक ऑन कर दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी के लाए हुए प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से रख रहा हूं। और अपनी बात रखूं इससे पहले महोदय माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे गांव में एक बहुत पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और मैं कोई पुराना बात, मैं 2005 से पहले की बात नहीं कहूंगा कि उस केंद्र में भैंस बांधा जाता था और भूसा रखा जाता था।
मरीज तो वहां कभी नहीं होते थे। तो जब मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य था, माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था, वहां पे बहुत ही बढ़िया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल के तैयार हुआ, अभी चल भी रहा है, इसी सत्र से शुरू हुआ। माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और जो स्वास्थ्य केंद्र की अब व्यवस्था है पूरे राज्य में, वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हम 2005 से, इसलिए मैं 2005 से पहले की कोई बात नहीं रखूंगा। महोदय, आज मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच आज पटना में लगभग बन के तैयार होने के कगार पे हैं। अब मुझे लगता है जॉर्जिया में एक है, माननीय मंत्री जी शायद तो देखते होंगे, वो 5400 बेड का है और 5400 प्लस 62 बेड का है, तो 62 बेड मुझे लगता है इसमें ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। खैर एशिया का ही सही, लेकिन जो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, वहां पे अगर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है तो हम बिहारियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। महोदय, जो स्वास्थ्य विभाग में काम हुए हैं, मुझे लगता है कि इस देश में ये राज्य बिहार ऐसा है जहां सबसे ज्यादा गति से स्वास्थ्य विभाग में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हमारी जनसंख्या अधिक है, हम गरीब राज्य है, उसके बावजूद भी मैंने कोरोना के समय में भी देखा जो व्यवस्था बिहार में थी और किसी राज्य में नहीं था हुजूर। आप जो लोग मैं आप लोगों की तरफ इसलिए नहीं पिछला बात बोलूंगा क्योंकि आप लोग शोर मचाएंगे, मेरा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन 2005 से पहले लोग डरते थे अस्पताल में जाने से। 2005 से पहले स्वास्थ्य केंद्र में कोई जाता ही नहीं था, वहां भैंस बांधा हुआ जाता था। ये आप लोगों को पता है यह बात। महोदय, आज पीएससी और सीएससी तैयार है प्रखंडों में, और जिस तरह से सुविधाएं हैं, डॉक्टर भी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बार जब अपना यात्रा शुरू किया था, और माननीय मंत्री जी को मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि जो भी सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं या प्रभारी हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर यह हो जाता है और सुविधा लोगों को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। महोदय, साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो आप खोल रहे हैं, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर पे फिजियोथेरेपी सेंटर हो। बुजुर्गों को खास करके जो समस्या होती है, फिजियोथेरेपी से कई सारी बीमारियों का इलाज हम कर पाते, जैसे घुटना का दर्द, कमर का दर्द, इसके लिए लोग खास करके बुजुर्ग लोग बहुत माननीय सदस्य दर्द होते हैं। महोदय, मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपको खास करके धन्यवाद देता हूं, और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप समझ लीजिए कि अब रामेश्वर महतो समझ गए कि मेरा जो है कहीं गुजारा नहीं, इनकी ही शरण में रहना होगा, उपेंद्र कुशवाहा की शरण में, तभी विधायकी बची रहेगी। अगर हम किए उछल कूद, इधर से उधर भागे, तो व्यवस्था चली जाएगी। थोड़ा सागर जी के पास चलते हैं कि सागर जी बीट देखते हैं। तो सागर जी, आपको क्या लगता है कि रामेश्वर महतो ये डर गए, जिस डर के कारण उस तरफ वापसी किए, मजबूरी में वापसी किए, या कुछ कुशवाहा जी के साथ जैसे माधव आनंद और क्या नाम है, आलोक सिंह, इन दोनों का गुमान मनोबल किया गया और कुछ उपहार दिया गया, तो कुछ अंदर खाने से उपहार की बात हुई है क्या, या फिर डरे हुए? नहीं, बिल्कुल सर ने भी जो चीजें कही वही चीज है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, और ये बात रामेश्वर महतो को समझ में आ गई है। थोड़ा देर हुआ इनको समझने में, हालांकि रामेश्वर महतो का प्रयोग करके माधव आनंद और आलोक सिंह ने अपनी जो गोटी है वो सेट कर लिया। आलोक सिंह भाई प्रदेश अध्यक्ष बन गए, माधव आनंद थे ही अब और ज्यादा करीब हो गए पार्टी पर। एक तरह से कहा जा रहा है कि मैंने पहले ही भी कहा था कि एक चर्चा यह भी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी माधव आनंद बनाए जा सकते हैं, और यही डील पर ये दोनों वापस भी आए, लेकिन फंस गए थे बेचारे रामेश्वर महतो, क्योंकि शुरुआत रामेश्वर महतो ने ही किया था। और रामेश्वर महतो इसलिए भी खास है उस पार्टी के लिए कि पार्टी की जो जिस समुदाय बेस्ड वो पार्टी है, उसी समुदाय से रामेश्वर महतो आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, और हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर वो यहाँ शामिल हुए थे। आज मुलाकात हो गई मेरी विधान परिषद से निकलते हुए, तो हम पूछ बैठे कि अरे उधर से इधर कैसे आ गए, मतलब वो तो विधानसभा के सदस्य हैं, तो विधान परिषद में बोले कि कुछ काम था, कुछ लोगों से मिलना था, तो हम आ गए। तो हंसी हंसी में थोड़ा बहुत बातचीत हुई, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है सोनी जी कि रामेश्वर महतो अब
बैकफुट पर आ गए हैं। और जिस प्रकार भाषण की शुरुआत ही उन्होंने की कि हम अपने पार्टी आरएलएम और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से बोलने जा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि बैकफुट पर है रामेश्वर महतो, और बहुत जल्द अब जो पार्टी में आना जाना उनका बंद है। हो सकता है कि पार्टी में इन दोनों विधायकों के माध्यम से ही वो वापसी लेकिन सर कर सवाल सकते तो हैं। ये भी बनता है ना, तो ये तो तब ये कहा जा सकता है कि जो माधव आनंद और आलोक सिंह ने क्या इनका उपयोग कर लिया रामेश्वर महतो का। देखिए, रामेश्वर महतो का उपयोग नहीं किया उन्होंने। उन लोगों में भी यह सब समझ आ गई कि अगर हम पार्टी छोड़कर जाते हैं तो कहाँ रहेंगे। नहीं तो उनको तो अगर उपहार नहीं, ये भी संभव है कि एनडीए की ओर, भाजपा की ओर उनका ज्यादा झुकाव था, हाँ। क्योंकि लिट्टी चोखा पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर दिया था, उस समय ये तीनों भाग कर चले गए थे नितिन नवीन के डेरा के आवास पर दिल्ली में, है ना। तो यह कयासबाजी उस समय हुई थी, उसी एक फोटो के कारण तो पूरा एकदम नहीं, उसकी एक कयासबाजी भी हुई थी कि हो सकता है कि लोग भाजपा में शामिल हो जाए। तो भाजपा तोड़फोड़ की रणनीति अभी बिहार में नहीं अपना रही। मैसेज खराब चल जाता, भाजपा का मैसेज खराब जाता, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने जो है लोजपा और चिराग पासवान की पार्टी को भी तोड़ चुके हैं, और जीतन राम मांझी के विधायक को भी के पार्टी के नेता को भी तोड़ लिए, और जदयू के नेता को भी तोड़ ताड़ के अपना मिला लिया। तो हाल तक तोड़ रहे हैं। हाँ, यह हाल की घटना है। ऐसा जो है उपेंद्र कुशवाहा द्वारा किया गया, लेकिन कहीं से भी भाजपा ने इसका संकेत नहीं दिया। टूट फूट का जो संकेत नहीं, टूट फूट जो अगर होती भी तो अपने दल में नहीं मिलाती। लोग हालांकि यह कयासबाजी कर रहे थे कि वीआईपी पार्टी को भाजपा तोड़ के उनके 3 विधायकों को अपने में मिला लिया था, यह भी वाकया हो चुका है। लेकिन इस बार भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है, ऐसी कोई गलती नहीं करना चाह रही है जिससे बदनामी हो, है ना, और गठबंधन में जो है दरार पैदा, ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाह रही है भाजपा। तो इसलिए यह संकेत मिल गया था, तो ये लोग तो अपना ससर गए। एगो ले लिए विधायक दल के नेता का पद, दूसरा ले लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद। अब मलाई दोनों खा रहे हैं पार्टी में। अब रामेश्वर महतो देखे कि भाई हम जो है अब क्या करें, तो वो अपना आ गए। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2 विधायक को जल्दी बात समझ में आ गई और रामेश्वर महतो थोड़ा देर से समझे। इसमें एक पक्ष और ऐड करना चाहेंगे। देखिए, दीपक प्रकाश की जिस प्रकार से एक्सेप्टेंस बढ़ी है राजनीति में, यह भी एक बड़ा कारण है। अचानक से लॉन्चिंग किया गया, उसमें खूब विरोध हुआ कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से दीपक प्रकाश ने अपने आप को स्थापित किया, ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट जवाब देते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बयान से बचते हैं, विकास कार्यों के बारे में बोलते हैं, तो मतलब ये सब चीज देखकर भी कहीं ना कहीं रामेश्वर महतो को ये फील अंदर में हुआ होगा कि भाई ठीक है, नेता ठीक ठाक है, अच्छे नेता है। मतलब दीपक प्रकाश के काम से। लेकिन एक खबर और है, रामेश्वर महतो को भी कुछ जो है देने की बातें उपेंद्र कुशवाहा ने अच्छी है। अब क्या देंगे नहीं कहा जा सकता। अरे मंत्री पद तो मिलने से रहा, क्योंकि कोटा ही नहीं है। 4 गो मंत्री बनेंगे तो 4 गो में इन लोगों को भाजपा कहाँ से खपाएगी। उधर 6 गो बनेंगे जदयू तो खपाएगा नहीं इन लोगों को, तो इसलिए उसकी संभावना नहीं है। हो सकता है कि कुछ और पार्टी में, संगठन में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो दीपक प्रकाश के काम से इम्प्रेस हुए होंगे, हो सकता है रामेश्वर महतो, ऐसा कहना है सागर जी का। और अजय सर का कहना है कि जो कुछ ना कुछ बात जरूर हुई होगी, डील हुई होगी, जिसके कारण रामेश्वर महतो मान गए और वापसी कर गए आरएलएम की तरफ। और उन्होंने खूब कसीदे पढ़े आज सदन में उपेंद्र कुशवाहा के नाम के। और आगे बढ़ते हैं सर, अब थोड़ा चले आते हैं एक आईएएस अधिकारी, उनके नाम की खूब चर्चा हो रही है इन दिनों। चार्टर्ड प्लेन से एक तस्वीर वायरल हो रही थी, चार्टर्ड प्लेन से उनके और उनके परिवार को उतरते हुए। उसके बाद सदन में भी यह मुद्दा उछला और सवाल ये तक किया जाने लगा कि कहां से आए 20 से 30 लाख रुपए, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन में सफर करने में इस तरह के एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। तो उसके बदले में आज अशोक चौधरी ने जवाब दिया है। देखिए, ये जो है नीलेश रामचंद्र देव महाराष्ट्र के है ना, पिछड़ी जाति से आते हैं। तो इन पर आरोप, बड़ा गंभीर आरोप लगा था कि चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए और दिल्ली से पटना आए, जबकि कोई आईएएस अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं है
कि वह चार्टर्ड विमान से उड़ान भर सके, मतलब दिल्ली जा सके और दिल्ली से पटना आ सके। वेतन के अनुसार इतना अफोर्डेबल वही नहीं वही होता वही सब। नहीं है। अगर गए हैं तो कहाँ से कितनी कमाई इनकी हो रही है, ये तो बड़ा सवाल उठा था। खूब संगीन मामला यह बन गया था, है ना। तो इसी पर आज जो है सब विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामा स्वाभाविक था, होना था। यह जो है अभी जो है नीलेश देवरे, वह यहाँ के जो है पर्यटन विभाग के भी सचिव हैं और नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव, ये सब जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, है ना। वर्तमान में ऐसे तो कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं, है ना। तो ये सब है। और 2011 में यह जो है 2011 बैच के IAS अधिकारी, तो इन पर विवाद उछला। उसकी सफाई आज जो है अशोक चौधरी दे रहे थे, है ना। तो उनका कहना था कि भाई देखिए, वो जिस समय की यह घटना, वो तो बताया जुलाई महीने की घटना है, तो जिस समय यह घटना घटी इस चार्टर्ड विमान से स्वयं अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे दिल्ली के किसी कार्यक्रम में भाग लेने। वहां से मुख्यमंत्री नहीं आए वापस, तो चार्टर्ड विमान जो है खाली लौट रही थी। इसीलिए IAS अधिकारी जो है, मतलब नीलेश देवरे जो है अपने परिवार के साथ उससे पटना आ गए। इसमें कोई अनहोनी नहीं थी, उन्होंने सफाई दी। लेकिन लोग इसको स्वीकारेंगे तब तो। नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उनकी सफाई को सागर जी, लेकिन उसके बाद एक चीज उन्होंने कहा कि जो क्या दलित महादलित मतलब जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को ये हवाई जहाज पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, क्या इस तरह की सफाई देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि नीलेश देवरे स्वयं में एक IAS अधिकारी हैं, और जब एक IAS अधिकारी मतलब IAS जो है सो भारत का सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है, और IAS की जो परीक्षा होती है वो सबसे कठिन मानी जाती है। जब कोई इस पद पे चला जाता है उसके बाद उसके लिए इस तरह का विक्टिम कार्ड तो खेलना। हम आपको बता दें इसमें थोड़ा सा जी, कि अशोक चौधरी वही ना जो जहानाबाद में सवर्णों पर जो बयान दिया था, और नीतीश कुमार को इन्होंने कहा था कि लोग जो है देख देख के वोट देते हैं, जाति देख के वोट देते हैं, है ना। लोकसभा चुनाव में याद है ना, जहानाबाद से NDA की हार हो गई, जदयू की हार थी हुई थी, वहां जदयू के प्रत्याशी थे और वहां से राजद के जीत गए। तो ये वाकया उन्होंने किया था। और आज भी जो नीलेश देवरे वाला मामला किसने उठाया था? राहुल शर्मा ने। जहानाबाद जिले के ही से जीत के आते हैं, विधायक हैं, तो वही थे उठाने वाले। तो इसी मौके बहाने जो है आज फिर इनको मौका मिल गया अशोक चौधरी को कि जो प्रकरण उन्होंने उठाया था कि दलित और महादलित को वोट जो है भूमिहार नहीं देते हैं, यही सवाल उन्होंने उठाया था। तो अब फिर जो है वह इसी सवाल को उठा रहे हैं कि सवाल उठाने वाले कौन है? राहुल शर्मा भूमिहार जाति से, और जवाब देने वाले कौन है? दलित नेता अशोक चौधरी, है ना। और वह दलित की बात जो है बार बार उछाले बयान में, इसके बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बता दिया था कि कारण क्या है कि नहीं? बिल्कुल। बावजूद इसके दलित की बात उठाकर वह फिर से एक पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल बयान है ये अशोक चौधरी का। और सही कहा आपने कि IAS अपने आप में एक बड़ा फतेह होता है, लेकिन वही चूंकि राहुल शर्मा इस मुद्दे को उठाए थे और इस पे बिहार समाज के कई पत्रकार जो है ना वो गोलबंद हो रहे थे, तो कहीं न कहीं उस पर भी एक तीखा निशाना अशोक चौधरी ने इस बयान के जरिए साधा है। लेकिन इसके साथ उन्होंने बड़ी अहम बात यह भी बताई कि नीलेश देवरे जहां भी रहे हैं वहां अच्छा उन्होंने काम किया है, और जब वो स्वास्थ्य विभाग में गए तो वो कुछ वैसे लोगों पर, कुछ वैसी कंपनियों पर जो दवा सप्लाई करने वाली जो गलत कंपनियां थी उन पर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्टेड किए। इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। कहीं जो सवाल उठाने वाले राहुल शर्मा है और जिन लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, कहीं इन दोनों का साठगांठ तो नहीं है। तो यह काम तो सरकार का ही ना है। यही मेरा पॉइंट था कि अगर इन लोगों का 60 है तो आप फेलियर है ना, सरकार किसी न कहीं पे फेल है। इसका मतलब आप तो सीधे फिर से मंगल पांडे को टारगेट कर रहे हैं। तो यही बड़ा सवाल है। अब कल देखिए क्या माहौल रहता है, क्योंकि दो बड़े आरोप आज लगे हैं RJD पे। एक तो ये लगा और दूसरा हम लोगों ने बेधड़क में कर दिया है, तो वो भी बड़ा आरोप लगा है। अब इस पर रिएक्शन राजद की तरफ से क्या आता है, कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है परिषद और विधानसभा में। तो आपकी आखिरी टिप्पणी सर इस पे।
देखिए ये तो अशोक चौधरी जो है जातीय रंग खेल रहे थे कार्ड, हम तो बात पहले ही बोल दी। इसकी जरूरत थी क्या? देखिए हम तो पहले इसका भी जवाब हमने दिया कि इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जो है एक अधिकारी, बिहार के एक आईएएस अधिकारी के संदर्भ में जो बातें उछल रही थी उसकी उन्होंने सफाई दी, सफाई भी बड़ा अच्छे तरीके से दी कि हाँ, उन्होंने सब कुछ एक चीज बताया। वहाँ मुख्यमंत्री गए थे, वहां से चार्टर्ड विमान खाली लौट रहा था, तो ये आईएएस अधिकारी थे और चूंकि उड्डयन विभाग के भी हैं इसलिए वो और उन्होंने चले ट्रैक रिकॉर्ड भी गिनाया क्योंकि जहां जहां गए उन्होंने बेहतर काम किया, लेकिन लास्ट में एक शब्द जोड़ के मतलब उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। विक्टिम कार्ड देखते हैं कि यह मुद्दा आगे जाके क्या रंग लेता है, इस पर जो भी। अब इसमें एक जानकारी और देते हैं। आज अशोक चौधरी मतलब ये सोच के ही आए थे सर कि इसी सवाल का जवाब देना है, और मेरे पास जो इनपुट है कि बाकायदे सवाल जो है वो पत्रकारों के पास भिजवाया भी गया था कि यही सवाल पूछना है, और फिर ये सवाल पूछा गया। मतलब सरकार प्रिपेयर थी कि इस पे सफाई देनी, अपनी सफाई देनी है, इसलिए अशोक चौधरी इसको लेके तैयार थे। इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि अशोक चौधरी को क्यों ये जिम्मा सौंपा गया। तो सर ने इसका उत्तर पहले दे दिया। हाँ वो तो ठीक है, वही कह रहा है कि महत्वपूर्ण यही है कि अशोक चौधरी को इसमें क्यों लगाया गया, क्योंकि वो सचिव तो है भाई पर्यटन विभाग के, पर्यटन विभाग के मंत्री भी जवाब दे सकते थे। आप देखिए जहानाबाद लोकसभा चुनाव में जहानाबाद में भूमिहार के कौन खड़ा हो गए थे? अरुण कुमार खड़ा हो गए थे चुनाव में। उन्होंने भूमिहारों का अच्छा खासा वोट काट लिया था, हालांकि बाद में वो जदयू में चले आए और जदयू से उनका बेटा विधायक भी है, तो उन्होंने वोट काट लिया था और भूमिहारों ने ऐलान कर दिया था कि अरुण कुमार को टिकट नहीं दिया गया है तो हम जदयू के नहीं देंगे वोट, और नहीं दिया भी, कुछ अंश में मिला होगा। तो इसी की खुन्नस जो है उन्होंने निकाला था। इस बार राहुल शर्मा, मतलब इसलिए यह जो है पूरी तरह से एक जातीय रंग देने की कोशिश की गई इस जवाब के माध्यम से। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या सियासत होती है। जो भी अपडेट रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चूंकि समय कम है तो एक छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे सर चेतन आनंद को लेकर। आज सदन में काफी गरज रहे थे और उन्होंने सुरमा भोपाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए उन्होंने सांकेतिक तौर पर सुरमा भोपाली किसे कहा तो सब जान रहा है ना, किसे कहा, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके पास काहे रहते, क्यों भाग कर तौर पे जवाब दे दिया कि हम क्यों भाग कर आए। 2005 से पहले बिहार में क्या होता था, हमको जब वहां नहीं लगा, असहज महसूस हुआ, तब ना हम भाग के आए हैं। पहले आप लोग यहाँ क्या था, देखिए एक अस्पताल है, ये है, विकास की पूरी तस्वीर भी उन्होंने प्रस्तुत की। जिस समय वह राजद से जीते थे, शिवहर से जीते थे, राजद के टिकट पर ही जीते थे और जब विश्वास मत जो हुआ, जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चले आए, तब उनको बंद करके राबड़ी आवास में रखा गया था। भागू क्या है, वही हल्ला किए कि विधायकों को यहाँ बंद करके रखा गया है, और उसी हल्ला से, चेतन आनंद के हल्ला से ही राजद की जो थी रणनीति उसकी पोल खुल गई, उसकी प्लानिंग भी फेल हो गई, और एनडीए के लोग जो अपने विधायकों को जिन पर सवाल उठ रहा था उनको ढूंढने लगे, है ना, कौन कहाँ है, पकड़ पकड़ के सबको लाया गया। तो ये बातें हुई थी सर। आज जो है क्या कहता है चेतन आनंद ने तमाम बातों के जो है बखिया उधेर के रख दी और राजद को आईना दिखा दिया कि आप लोग क्या हैं। उसी में उन्होंने सुरमा भोपाली बोला। किसका राज था? डॉक्टर भाग रहा था। अब हम भी पढ़े, भाग के, नेता के बेटा भी भागता था, हम भी पढ़े हैं दिल्ली में, उन्होंने अपना भी जिक्र कर दिया। किस तरीके से बिहार हुआ करता था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां पर स्वास्थ्य को केवल एक सेवा नहीं बल्कि सामाजिक विकास का आधार माना गया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बिहार के जो है अधिकांश जगह जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है ज्यादा भरोसेमंद हो रखी हैं। कि आप लोगों ने क्या किया था, बिहार की जनता जानती है कि ये वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल जो है एमबीबीएस दिलाने के लिए क्या क्या किया करते थे, हमको बताने की जरूरत है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां एमबीबीएस पास की और किस तरीके से पास की, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या हुआ,
है ना। उसके अलावा आप रुकिए, आप निश्चिंत रहिए। आप लोग का तो इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग आप लोग को अभी तक नहीं देखना चाहता है कि आप लोग इतने कम हो गए हैं, लोग आपको देखना ही नहीं चाहते हैं। आपस में बात नहीं करें, गलती से इतने लोग चिन के आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, बिहार में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के ना मरीज सुरक्षित थे, ना यहाँ के डॉक्टर सुरक्षित थे। उस समय का ऐसा मंजर हम लोग देखते थे कि यहाँ पर डॉक्टर फिरौती के डर से, किडनैपिंग के डर से यहाँ से बाहर जाकर के जो है अपना काम करते थे। कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है सूरमा भोपाली लोग, आज संजोग से उस परिवार के जो मेन वो है यहाँ पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बताइए। आनंद मोहन के बेटा है, बोले कि हम भी पढ़े, यहाँ से जो है आतंक राज जो था लालू जी का, उससे भागकर हम भी दिल्ली में पढ़े। यहाँ तक तो डॉक्टर भाग जाता था, प्लान कर जाते थे। आज देखिए कितना बड़ा बड़ा अस्पताल, उनके अस्पतालों का नाम भी गिनाया, एम्स का भी नाम गिनाया। बोला उस समय दिल्ली के एम्स में इलाज कराने के लिए लाइन लगना पड़ता था, आज पटना में ही एम्स है, दरभंगा में बन रहा है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन यह कहा कि सुरमा भोपाली का राज से बेहतर राज। चेतन आनंद के आज का जो भाषण था, जिस हिसाब से उन्होंने सदन में कहा, अब आपको लगता है एकदम चेतन आनंद परिपक्व जो कहते हैं कि युवा विधायक थे, अब एकदम परिपक्वता उनमें आते जा रही है? बिल्कुल, आज जिस अंदाज में वो गरज रहे थे, साफ तौर से लग रहा था। देखिए, शुरुआत उन्होंने धीमा ही किया, लेकिन बीच में जो टीका टिप्पणी होने लगता है राजद के तरफ से ना, तो वही खराब कर रहा है पूरा माहौल, और उसी की वजह से भद भी पिट रही है। और ये सब हो रहा है क्यों? सर ने पहले ही बताया, बेधड़क में पूरा डिटेल में बताया है कि तेजस्वी यादव सदन में बैठ नहीं रहा है ना। जब नेता ही नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता तो बहकेगा ही। अब बहक के अपना नंबर बढ़ाने के फेर में लोग टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी किए तो सुने। मतलब रक्षा में हत्या होने वाली जो बात होती है, भोपाली शब्द सुने ना भाई, बिल्कुल। तो ज्यादा खोदिएगा तो यही सब। इससे पहले भी डांट खा चुके हैं, विजेंद्र यादव डांटे हैं। तो मतलब आज खुल के चेतन आनंद ने अपने पक्ष को रखा। राजू तिवारी ने तो खुल के कह दिया कि जो विपक्ष आईना होता और आईना दिख ही नहीं रहा है, गायब है। तो यही बात है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। देखिए, सर और सागर जी दोनों ने विस्तार पूर्वक बताया कि रामेश्वर महतो के यू टर्न के पीछे की क्या वजह रही, और उसके बाद जो IAS चार्टर प्लेन का जो मामला पूरा गूंज रहा है, उस पर मंत्री ने सफाई दी और साथ में एक विक्टिम कार्ड खेल दिया। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है आगे, ये भी देखने वाली बात होगी, और जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो हम आप तक बताए पहुंचाएंगे। और चेतन आनंद एक अलग मोड में दिख रहे थे आज सदन में, और उन्होंने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जो विपक्ष उन पर ये निशाना साध रहा था कि आप पहले इधर थे, इधर से मतलब एक धोखाधड़ी का आरोप उन पर लग रहा था, उनका उन्होंने बखूबी जवाब दिया, और विपक्ष को उन पर टीका टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। तो आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।